हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के लिए जो है एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं 10th क्लास का जो है आ, वीडियो लेकर के आया हूँ। और ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़ लिए थे स्वपोषी और परपोषी पोषण के बारे में। आज जो है हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में पोषण की प्राप्ति कितने चरणों में होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, ये जो है हेडिंग या क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं कि जंतुओं में पोषण की प्राप्ति कितने चरणों में होता है, चलेगा। और इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जंतुओं में पोषण की प्राप्ति, जंतुओं में पोषण की प्राप्ति मुख्यतः 5 चरणों में होती है। मुख्यतः 5 चरणों में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला है वो है अंतःग्रहण, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं, इंजेशन। दूसरा जो है उसको बोलते हैं पाचन, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है अवशोषण, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और चौथा जो है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और अगला 5वां नंबर में जो है इसको हम लोग जानते हैं बहिष्करण, बहिष्करण के नाम से। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। और ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम लोग जंतुओं में पोषण के बारे में। तो याद रखिएगा कि जंतुओं में पोषण की प्राप्ति मुख्यतः 5 चरणों में होता है। जंतुओं में पोषण की प्राप्ति मुख्यतः 5 चरणों में। सबसे पहला जो है अंतःग्रहण, जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। दूसरा जो है पाचन, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा जो है अवशोषण, जिसको हम लोग एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। और चौथा जो है स्वांगीकरण, जिसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। और 5वां जो है बहिष्करण, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो ये 5 चरण है और ये पांचों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण, किसको कहते हैं। तो बताया जाता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उसे अंतःग्रहण कहते हैं। यानी कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब ध्यान इस बात को देना है, जैसे देख लीजिए कि बहुत सारे जीव होते हैं, कुछ एककोषीय जीव होते हैं, बहुत सारे बहुकोषीय जीव होते हैं। तो एककोषीय जीव में आता है अमीबा। और अमीबा में जो है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा होता है। तो ये चीजें भी याद रखता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण या अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद के द्वारा होता है। उसी प्रकार से एक और एककोषीय जीव है जिसका नाम है पैरामीशियम। और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण जो है या अंतःग्रहण जो है बताया जाता है कि कोशिका मुख के द्वारा होता है।
कोशिका मुख के द्वारा होता है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जीवों में जो है अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि अमीबा में उत्पाद के द्वारा हो रहा है भोजन का अंतःग्रहण, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण जो है कोशिका मुख के द्वारा हो रहा है, और मनुष्य की बात करें तो यह मुख के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और अंतःग्रहण किसको कहते हैं, ये चीजें आप समझ गए होंगे कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उसे हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर ग्रहण कर लेना भोजन को अंतःग्रहण कहलाता चलेगा। उसके बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं पाचन के बारे में कि आखिर पाचन क्या होता है। चलिए समझते हैं पाचन के बारे में। देखिएगा पाचन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और इसको समझते हैं। बताया जाता है कि पाचन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जल एवं एंजाइम की सहायता से, जल एवं एंजाइम किसकी सहायता से, जल एवं एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणु को, भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल दिया जाता है, तो उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, यानी कि जल एवं एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल दिया जाता है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब ये बड़े बड़े अणु या छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे कि हम लोग जो भोजन को ग्रहण करते हैं उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, और उसी पोषक तत्व का, बहुत सारे पोषक तत्वों का पाचन होता है। जैसे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है, और ये प्रोटीन जो है एक बड़ा अणु है, भोजन का एक बड़ा अणु है समझ लीजिए। और इसका जब पाचन होता है एंजाइम के द्वारा, तब ये बदल जाता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। तो अब पाचन की क्या आवश्यकता है, तो पाचन की आवश्यकता है क्योंकि जो है हम लोग डायरेक्टली जो है भोजन को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका अवशोषण जो है इसी रूप में नहीं हो सकता है जब तक कि इसका पाचन नहीं हो जाएगा। पाचन होगा तभी जो है ये छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अगर पाचन नहीं होगा तो उसका अवशोषण नहीं होगा, वो शरीर से बाहर बेकार पदार्थ के रूप में निकल जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। और इसलिए जो है पाचन की जो है अति आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में, और ये जो है हमारा बॉडी यानी कि छोटी आंत अमीनो अम्ल को अवशोषित कर लेता है। ये चीजें याद रखिएगा। और इसी प्रकार से सारी चीजों का, जैसे कि हम लोग जो है रोटी खाते हैं तो स्टार्च की प्राप्ति होती है, और स्टार्च का भी पाचन होता है, और स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदल जाता है और फिर उसका अवशोषण होता है। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है। यानी कि पाचन कहते हैं किसको, तो जल एवं एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल दिया जाता है। तो बड़ा बड़ा अणु प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब बड़े बड़े अणु। यानी कि पाचन भी अगर इसको बोले तो हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक रासायनिक पाचन होता है और एक जो है भौतिक पाचन जिसको बोल सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल जिसको डाइजेशन बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग याद रखेंगे। अब जो है हम लोग बात करते हैं, अगला जो है वो है अवशोषण। अवशोषण क्या है तो इसको समझते हैं। तो बताया जाता है कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पचे हुए भोजन के अणु को, पचे हुए भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण। याद रखिएगा, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पचे हुए भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उसको खींच लिया जाता है, तो उसी को अवशोषण कहते हैं। अब अवशोषित भोजन के कण अब रक्त में चला जाता है। अब रक्त में जाने के बाद बताया जाता है कि रक्त के द्वारा जो है भोजन का पचा हुआ कण शरीर के सभी कोशिकाओं तक फैल जाता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक फैल जाता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि पचे हुए भोजन के कण
रक्त के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक फैल जाता है, तब उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। और उसी प्रकार से जो है बहिष्करण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बहिष्करण किसको कहते हैं? तो भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद जो है कुछ बेकार पदार्थ बच जाता है, और जिसे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। यानी कि भोजन के पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। तो ये जो है पांचों बहुत ही सिंपल है, और ये पांचों के बारे में हमें लगता है, पूरी उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जितना हो सके लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।